तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई हमारी मदद करो प्लीज, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को बीच सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, लेकिन सब उस लड़की को इग्नोर करके अपने रास्ते जा रहे थे। आधी रात होने की वजह से गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थी, ऊपर से बारिश अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से सबको अपने घर जाने की जल्दी थी। किसी की मदद ना पाकर वो लड़की थक हार कर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। तभी एक कार आकर ठीक उसके सामने रुकी, जिससे वो लड़की हड़बड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। कार की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि उस लड़की ने अपने आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया। कार का ड्राइवर किसी अनहोनी के डर से कार के बाहर निकलकर उस लड़की के पास आ गया। वो उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो, चोट तो नहीं आई? लड़की ने इसकी आवाज सुनी तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी में कहा, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई वो उसे चोट लगी है, प्लीज सर हमारी मदद कीजिए, हॉस्पिटल यहीं पास में ही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वह आदमी उस लड़की के हाथ को ही देख रहा था, क्योंकि लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके टच से उसे बहुत पुरानी जानी पहचानी छुवन का एहसास हुआ। उस लड़की ने उसे खोया हुआ देखा तो उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया तो उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा भाई? उस लड़की ने बिना देरी किए सड़क के किनारे इशारा करते हुए कहा, वो वहां पर है। उस आदमी ने उस लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। वो लड़की अपने भाई के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार को स्टार्ट की। लड़की के भाई का नाम आदित्य था, पर वो लड़की उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वह एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसे किसी ने बेरहमी से मारा था। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे और वहां से खून आ रहा था। वो लड़की उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, छोटे आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुझे छोटे, हम हॉस्पिटल बस पहुंचने ही वाले हैं, प्लीज अपनी दीदी को मत रुला। लेकिन उसे अपने भाई से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वह बेहोश था। उसने ड्राइव कर रहे आदमी की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाए। वो आदमी जो कब से रियर व्यू मिरर में उस लड़की को देख रहा था, उसे उसकी बात सुनकर होश आया। उसने कहा, हाँ हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में इंटर हुए। वो लकड़ी कार से बाहर निकली। तभी वो आदमी भी बाहर आया और लड़की के भाई को कार से बाहर निकालने में मदद की। तभी 2 वार्ड बॉय जो गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा तो जल्दी से मदद के लिए आगे आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी जिसने उसके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। तभी उस आदमी ने अपना कोट उस लड़की के कांधे पर डाल दिया और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लड़की उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी। उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाए। बिना जान पहचान के भी उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने जरूर उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था। शुक्रिया महादेव। उसने इतना कहा तभी उसे कुछ याद आया और उसके मुंह से अचानक निकला, छोटे। फिर वो अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की ओटी के बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर आदित्य का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की ने कोट को निकालकर बेंच पर रखा दिया था। इस वक्त तक उसके कपड़े थोड़े सूख चुके थे, पर वह ठंड से अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, यहाँ मरीज के परिवार से कौन है? वो लड़की डॉक्टर के पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन हैं। हमारा भाई ठीक तो है न डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो ना? आई थिंक तुम्हारा नाम सोना है। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। सोना इंदौर शहर में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो इसी हॉस्पिटल, जिसका नाम अ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर था, उसमें न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था, जो बारिश में भीगने के वजह से उसके परफेक्ट बॉडी से चिपका हुआ था। सोना की झील सी गहरी नीली आंखें, माथे पर काले रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल, सुर्ख गुलाबी होंठ जो इस वक्त ठंड के वजह से थरथरा रहे थे। सोना के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वह इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, तब तो तुम उसकी सिचुएशन के बारे में भी अच्छे से समझ सकती हो। देखो, तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज से बहुत गहरी चोट लगी है, इस वजह से खून ज्यादा बह चुका है। ब्रेन में भी काफी नुकसान हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी।
तुम समझ रही हो ना, अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएंगे। हमें सर्जरी करनी होगी। सोना ने इम्पेशेंटली कहा, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? आप हमारे भाई की सर्जरी शुरू कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम सर्जरी शुरू कर देंगे लेकिन इससे पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा ये सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है। सोना ने हाँ में सर हिलाकर पूछा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, 6 लाख रुपए? डॉक्टर को अब सोना से चिढ़ होने लगी थी। उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा कर दोगी हम उतनी जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए इतने पैसे नहीं है तो तुम अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे बचा पाएंगे। ये सुनकर सोना धम्मस से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे देखा और अपना सिर हिलाकर जाने लगा तो सोना उसे रोकते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, ओके, तुम रिसेप्शन में फॉर्म भरकर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। सोना फिर से बेंच पर बैठ गई और उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया कि हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए सोचा, क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, हम उनके पास वापस नहीं जा सकते। महादेव, अब हम क्या करें? तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, माही, हमें माही से बात करनी चाहिए। उसने सोचा और जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ माही जरूर हमारी मदद करेगी, वो इस वक्त रिसेप्शन पर ही होगी। उसने इतना कहा और रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। वह अभी जा ही रही थी कि उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आए, पानी पानी। सोना ने इधर उधर देखा। वो आवाज आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वह बहुत धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वह आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे वह आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी पानी। जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे कमरे का तापमान ठंडा लगा। उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का पैंट पहनी थी। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचें भी थी। उसका सिर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी पानी। वो शायद टेबल पर बेल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि सोना की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। फिर भी वह जल्दी से उसके पास आए और उसको कंधे से पकड़कर सीधा बैठने में मदद करते हुए बोली, सर आर यू ओके? इतना कहकर उसने जल्दी से टेबल पे रखा पानी का ग्लास लेकर उसके होठों से लगा दिया। उस आदमी ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जैसे वह जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से सोना का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उस लड़के की आंखें बंद थी, वह अपने सेंस में नहीं था। वहीं सोना उसके चेहरे को देख रही थी। शार्प फेशियल फीचर्स, लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। वह किसी मूवी के हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से सारा पानी पी लिया। सोना ने खाली ग्लास साइड टेबल पर रखा ही था कि तभी उस लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सोना को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसके ऐसा करने से एकदम सदमे में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर। फिर सोना ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस दी। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे उसके लिए ये करना बहुत आम बात है। उसकी गर्म सांसें सोना के गले के पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए सोना की सांसें भी अब तेज होने लगी थी। उसने शेकी वॉइस में कहा, सर लीव मी प्लीज। को अब घबराहट होने लगी थी। उसने उसकी चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वह आदमी उससे दूर होने के बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के की पीठ बेड पर लगी वह आदमी दर्द में गुर्राया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले वह लड़का उसे लेकर पलट गया। सोना अब उसके नीचे थी। घबराहट के वजह से अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था। सोना ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो वह लड़का उसके बगल में मुंह के बल गिर गया। सोना जल्दी से बेड से खड़ी हुई। वो जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दबकर वहीं छूट गया।
सोना भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का अपनी धुंधली नजरों से एक सफेद परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देख रहा था, फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ गया। वह अब पूरी तरह से होश में था। इधर सोना कॉरिडोर में भागते जा रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि उसके पास उसका दुपट्टा नहीं है। वो जा ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सोना गिरने को थी कि उस लड़के ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लिया और चिंता जताते हुए बोला, आर यू ओके मिस? सोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से भाग गई। वो आदमी अपना कंधा उठाते हुए बोला, अजीब लड़की है, एक थैंक्स भी नहीं कहा। उसने इतना कहा और उस क्यू में आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो एक लड़का बेड से टिककर बैठा है। उस लड़के को देखकर उसने कहा, अंश तू जाग गया। मुझे लगा था दवाई के असर से तुम्हें जल्दी होश नहीं आएगा। इस लड़के का नाम अंश था, अंश सिंह रायजादा, जो कि टॉप बिजनेसमैन था। 29 साल का अंश रायजादा बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। उसका एक दूसरा भी नाम था, क्रूल, हार्टलेस, एरोगेंट, द ग्रेट माफिया किंग असर, जिससे लोग डरकर दूर भागते थे। आज शाम को क्लब में कुछ बदमाशों से उसकी लड़ाई हो गई थी और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने अंश की पीठ पर 2 गोली चला दी थी, इसलिए उसका दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल आया था। अंश ने सामने खड़े इंसान से बिना किसी भाव के अपनी भारी आवाज में कहा, शौर्य अभी यहाँ कौन आया था? शौर्य कपूर अंश का बेस्ट फ्रेंड था, जो दिखने में भी काफी हैंडसम था। शौर्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कौन? यहाँ कौन आया था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। उसने ये कहा ही था कि उसे अंश के हाथ में सफेद रंग का कपड़ा दिखा। वो उसके पास आकर उसके हाथ से उस कपड़े को लेते हुए बोला, ये क्या है? वो उसे देखते हुए आगे बोला, दिखने में तो किसी लड़की का दुपट्टा लग रहा है। ये तेरे पास कैसे आया? अंश ने घूरते हुए उस दुपट्टे को छीन लिया और दरवाजे के तरफ देखने लगा। उस दुपट्टे से एक अलग ही खुशबू का एहसास हो रहा था, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो खुशबू उसके दिमाग और उसकी सांसों में बस चुकी थी। शौर्य कुछ याद करते हुए बोला, शायद ये उसी लड़की का होगा जिससे मैं कुछ मिनट पहले टकराया था। मैंने देखा था उस लड़की ने भी व्हाइट कलर सूट पहना था और वह बहुत घबराई हुई थी। अंश ने आंखों में चमक के साथ पूछा, कौन सी लड़की? शौर्य अपनी आंखों को मटकाते हुए बोला, कौन सी लड़की? वह बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसके ऊपर, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ड्रामेटिकली बोला, कहीं तुमने ही तो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जिससे वो घबराकर भाग रही थी? अंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका तो शौर्य ने उसे कैच कर लिया। इधर सोना भागकर लॉबी में आए। वो इतनी तेज भागी थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके गले में उसका दुपट्टा नहीं है। वो इधर उधर देखते हुए बोली, शायद कहीं गिर गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे सोना हड़बड़ा गई। उसने पीछे देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, सोना तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात को? तेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई थी ना? सोना ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, माही अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वो छोटे को चोट लगी है और सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कर दो। ये सुनकर माही हैरान हो गई। वो सोना की सबसे अच्छी दोस्त थी और इसी हॉस्पिटल में उसके साथ काम करते थी। उसे सोना और उसके भाई के बारे में सब कुछ पता था। उसने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, ओ गॉड सोना, तुम मुझे ये बात कब बताने वाली थी? चलो हम अभी फीस जमा करते हैं। सोना उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू माही, थैंक यू सो मच। माही ने उसे खुद से अलग करके कहा, तू मुझे बाद में थैंक्स कहना, अब चल। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या आप वही हो जो अपने भाई को यहाँ लेकर आई हैं? सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हमें सर्जरी की फीस जमा करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओ माम, आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीस पहले ही जमा हो चुकी है। सोना ने ये सुना तो हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, फीस जमा हो गई है? पर कैसे? हमने तो जमा नहीं की। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अभी अभी वो फीस जमा करके यहाँ से गए हैं। इतना कहकर उसने गेट की तरफ इशारा किया। फिर गेट की तरफ ही इशारा करते हुए बोली, शायद वो रहे। वो व्हाइट शर्ट वाले आदमी ने आपकी फीस जमा की है। सोना ने उस तरफ देखा जहां से एक आदमी बाहर की तरफ जा रहा था। सोना जल्दी से उसके पीछे भागी पर तब तक वो आदमी कार में बैठकर चला गया। सोना बस उसकी पीठ को ही देख पाई थी।
सोना उस इंसान को जाते हुए देख रही थी जिसने उसकी मदद की थी। सोना ने उसका चेहरा नहीं देखा पर उसने उस कार को देखकर पहचान लिया था। ये इंसान वही था जिसने पहले आदित्य को हॉस्पिटल लाने में उसकी मदद की थी और अब उसके भाई की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल बिल भी चुका दिया था। ये सब सोचकर सोना ने खुद से कहा, वो चले गए, हम इस बार भी उन्हें थैंक्स नहीं कह पाए, उन्होंने आज हमारी 2 बार मदद की। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को बाइट किया। तभी माही ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोना क्या तू उसे जानती है? सोना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम उन्हें नहीं जानते, पर वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सोना खुश थी कि अब उसके भाई का इलाज वक्त पर हो जाएगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो इस बारे में तो भूल ही गई थी, उनका कोट। वो इधर उधर देखने लगी पर उसे वो कोट नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद वो ओटी के बाहर ही छूट गया है। वह माही को पीछे छोड़कर भागते हुए ओटी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली जब उसे वो कोट उसी बेंच पर दिखा जहां वो कुछ देर पहले बैठी थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कहा, थैंक गॉड, ये यही है, जरूर इसमें कुछ मिलेगा। इतना कहकर वो कोट को आगे पीछे करते हुए उसके पॉकेट में कुछ ढूंढने लगी। माही जो उसके पीछे आई थी, उसने सोना को कोट के साथ ऐसा करते देखा तो पूछा, सोना ये तू क्या कर रही है? क्या देख रही है इसमें? तभी सोना ने कहा, मिल गया। सोना के हाथ कुछ लगा था। वो उसे देखने लगी। वो एक बिजनेस कार्ड था, उसमें लिखा था द केज एंटरप्राइज, उसके नीचे एक एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा हुआ था। उसने माही से कहा, ये कोट उन्हीं का है जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है और ये बिजनेस कार्ड भी शायद उन्हीं का होगा। कल सुबह हम उनसे मिलकर उन्हें पर्सनली थैंक्स कहेंगे। ये सुनकर माही ने हाँ में सिर हिलाया। लगभग 1.5 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टर ओटी से अपना सर्जरी मास्क निकालते हुए बाहर आए। सोना और माही ने उन्हें देखा तो खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल रही, 24 घंटे में उसे होश आ जाएगा। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम उससे मिल सकती हो। ये सुनकर सोना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय आदित्य को स्ट्रेचर से वार्ड में ले गए। सोना और माही भी उनके पीछे पीछे आ गए। सोना आदित्य के बेड के पास बैठ गई। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, तू जल्दी से ठीक हो जा छोटे, हमसे तुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा। ये कहकर वो रो पड़ी। माही ने उसे समझाते हुए कहा, तू इस तरह रोएगी तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी सोना, फिर आदित्य को कौन संभालेगा? माही ने अपने जेब से रुमाल निकालकर सोना को दिया तो सोना ने उसे लेकर अपने आंसू साफ किए। माही ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना कि आदित्य को 24 घंटे में होश आ जाएगा, फिर तू किस बात की टेंशन ले रही है? सोना ने कुछ नहीं कहा। माही ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर उसने सोना से कहा, सोना अब तुझे भी आराम करना चाहिए, रात काफी हो गई है। सोना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब तू भी घर जा, तेरी माँ तेरे लिए परेशान हो रही होगी। हम यहाँ आदित्य के पास हैं, सुबह मिलते हैं। माही ने कहा, यार मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सोना ने कहा, हम ठीक हैं माही, अब तुम जाओ। माही ने एक बार फिर से सोना को अपने गले से लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली गई। सुबह 7 बजे अंश कमरे में बेड से टिककर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा एकदम सख्त था, पर पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। उसके तकिए के पास अब भी वो सफेद रंग का दुपट्टा था जो कल रात सोना से वहां पर छूट गया था। अंश अपनी गहरी सोच में गुम था कि तभी शौर्य उसकी रिपोर्ट लेकर कमरे में आया। अंश ने उसे देखकर पूछा, क्या कुछ पता चला? कौन थे वे लोग जिसने कल रात मुझ पर हमला किया था? शौर्य ने एक आह भरते हुए कहा, हाँ, वे लोग तुम्हारे राइवल मिस्टर बंसल के लोग थे और उनके साथ हमारा एक आदमी भी मिला हुआ है। तुम कल क्लब में अकेले थे, इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने तुम पर हमला किया था। बट देयर बैड लक दैट यू आर स्टिल अलाइव। आज तक तुम्हें कोई मार पाया है भला? शौर्य ने कहा तो अंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब मैं उन्हें दिखाता हूं अंश रायजादा से उलझने का क्या अंजाम होता है। शौर्य ने धीरे से कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा। इतना कहकर उसने अपना सर हिला दिया। तभी अंश ने कहा, वैसे क्या मिस्टर खुराना से बात हुई डील को लेकर? शौर्य ने कहा, हाँ, मिस्टर खुराना सुबह 11 बजे तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं।
पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस हाल में मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, ठीक है, 11 बजे की मीटिंग फिक्स करो, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। वैसे भी मेरा इस जगह पर दम घुट रहा है। तभी एक नर्स जिसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी थी, वो अंदर आए। अंश की नज़र उस पर पड़ी तो वह बहुत ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात यहाँ उसके पास आई थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोला, अंश तू उसे घूरना बंद कर, ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी इसी वक्त उसे जिंदा निगलने वाला है। ये सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा तो शौर्य हंसने लगा। नज ने अंश के हाथ से ड्रिप निकाल दी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य ने कहा, सच सच बताना, तू उसे घूर क्यों रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो कल रात वाली लड़की यही है? अंश ने फिर से उसे घूर कर देखा तो शौर्य चुप हो गया। इधर सोना वार्ड में ही बने वॉशरूम से कपड़े बदल कर बाहर आए। सुबह ही माही उसके लिए कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आई थी। सोना ने अपने गीले बालों को टॉवल से साफ किया और आदित्य को देखने लगी। आदित्य अब भी बेहोश था। कुछ देर बाद उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और माही जो उसके पास बैठी थी उससे कहा, माही तुम छोटे का ध्यान रखना, हमें कुछ काम है, हम कुछ देर में आते हैं। माही ने कहा, लेकिन इस वक्त तुझे क्या काम है? सोना ने उस कोट को पकड़ा और वार्ड से बाहर जाते हुए बोली, हम आकर तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर वो चली गईं। लगभग 9 बजे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द केएस एंटरप्राइज। सोना गेट से अंदर आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा तो उससे पूछा, मैम हाउ कैन आई हेल्प यू? सोना अपने हाथ में पकड़े बिजनेस कार्ड को रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हुए बोली, जी हम यहाँ इनसे मिलने आए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखकर कहा, ओ तो आपको मिस्टर शाह से मिलना है, क्या आपके पास उनसे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट है? सोना ने कहा, अपॉइंटमेंट? रिसेप्शनिस्ट ने उसका रिएक्शन देखा तो उससे कहा, सॉरी मैम, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। सोना ने रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस, प्लीज एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। सोना उससे जिद करते हुए आगे बोली, प्लीज मिस, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने सोना की जिद के आगे हार मान ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर उसने लैंडलाइन से किसी को फोन मिलाकर कहा, सर एक लड़की आपसे मिलना चाहती है पर उसके पास आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने ओके सर कहकर फोन रख दिया। फिर उसने सोना से कहा, आप सर से मिल सकती हैं, उनका ऑफिस 21वें फ्लोर पर दाएं ओर है। सोना ने उसे थैंक्स कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लगभग 2 मिनट बाद वो 21वें फ्लोर पर एक ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लिखा था, चेयरमैन मिस्टर के शाह। सोना ने उस नाम को पढ़कर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन। सोना ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। हर एक चीज अपनी सही जगह पर थी। वो ऑफिस को देख ही रही थी कि उसका ध्यान एक आवाज ने खींचा, बोलो तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? सोना ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया एक बड़ी सी टेबल के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। सोना ने कहा, जी हम आपसे मिलना चाहते थे क्योंकि हमें आपसे थैंक्स कहना था। कल रात आपने हमारी मदद की और हम आपको थैंक्स भी नहीं कह पाए। पहले आपने हमारे भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की और आपने हॉस्पिटल का बिल भी पे किया। उसके लिए हम आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाहते थे। तभी कुर्सी पर बैठे इंसान ने कहा, ओ कम ऑन सोना, डोंट बी थैंक्स, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो और कौन करता? सोना उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, आपको हमारा नाम कैसे पता? तभी कुर्सी पर बैठा आदमी एकदम से सोना की तरफ पलट गया। सोना उससे कंफ्यूज होकर कुछ पल देखती रही, फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से धीरे से निकला जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी, पापा। अचानक से उसके जहन में कई सारी यादें ताज़ा हो गई। पापा यू डोंट लव अस। मम्मा के जाने के बाद आपने हमें भुला दिया है। आई हेट यू मिस्टर कबीर शाह। यू आर अ सेल्फिश मैन। इस तरह के शब्द उसके कान में गूंजने लगे। उसके सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कबीर शाह थे। कबीर शाह दिल्ली के साथ इंदौर के भी एक मशहूर उद्योगपति थे। उनकी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री दिल्ली में थी और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं।
सोना की मां जब सोना 8 साल की थी तब एक बीमारी के चलते चल बसी थी। उसके बाद कबीर ने दूसरी शादी कर ली थी। सोना की सटेप मॉम उसे हर रोज परेशान करती थी और कबीर भी उसके और उसके छोटे भाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सोना जब 10 साल की थी तब वो आदित को लेकर घर से चली गई और कबीर ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। 13 साल बीत गए थे इस बात को और आज वो एक बार फिर से एक दूसरे के सामने थे। कबीर के बाल अब थोड़े सफेद हो गए थे और उनकी आवाज में भी काफी बदलाव आ गया था, इसलिए सोना उसे पहली मुलाकात में पहचान नहीं पाए। सोना अब भी उसी तरह हैरान खड़ी अपने पिता को देख रही थी। उसने अपने हाथ में कोट को कसकर पकड़ रखा था। कबीर मुस्कुराते हुए सोना के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोना से कहा, कैसी हो बेटा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर सोना को अपने गले से लगा लिया। सोना की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने कबीर को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर शाह, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये सुनकर कबीर ने कहा, ओ कम ऑन सोना, तुम किससे झूठ बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कल रात को ही पहचान लिया था जब तुम मेरी कार में बैठी थी। मैंने तुम्हारे गले में वो तुम्हारी माँ का लॉकेट देखा था। उसकी बात सुनकर सोना ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, अगर हमें पता होता हम जिससे मदद ले रहे हैं वो आप हैं मिस्टर कबीर शाह, तो यकीन मानिए हम कभी ऐसा नहीं करते। हम आपसे आज भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी 13 साल पहले करते थे। कबीर ने कहा, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने से डर लग रहा था। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें अपने बारे में बता दिया होता तो तुम कभी भी मुझसे मदद नहीं लेती, चाहे तुम आदित को मरने के लिए छोड़ देती। सोना ने ये सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें ढूंढने में दिन रात एक कर दिया था, पर तुम मिली तो कैसे? इस हाल में अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और आदित को मेरे साथ दिल्ली ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे रहते इतना सफर करने की जरूरत नहीं है सोना। सोना ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ आपको थैंक्स कहने आए थे मिस्टर शाह, और आपने जो हमारे भाई के इलाज के लिए बिल पे किया उसे हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। उसने इतना कहा और कोट को कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने उसके हाथ को देखा, फिर अपने चेहरे पर निराशा के भाव लाते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी 13 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। ये सुनकर सोना ने कहा, हमारे पास आपकी बकवास बातें सुनने का वक्त नहीं है मिस्टर शाह। इतना कहकर वो कोट को कबीर के हाथ में पकड़ाकर चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने अपने हाथ में पकड़े कोट को देखा और उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, ये कभी मेरी बात नहीं मानती। आई थिंक अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना अपने पापा से मिलकर वापस हॉस्पिटल आ रही थी। अपने पापा से इतने सालों बाद मिलकर उसके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ गई थी। 13 साल बीत गए थे उस बात को, पर आज भी उसके जहन में अपने पापा के लिए वही इमेज थी, एक केयरलेस एंड सेल्फिशनेस इंसान की। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही परवाह थी तो आपने हमें 13 साल पहले जाने से क्यों नहीं रोका? क्यों आपने हमारा ख्याल नहीं रखा जब माँ के जाने के बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी? आपको हमारा नहीं तो आदित का तो ख्याल होता। सोना अपने सोच में गुम चली आ रही थी। वो रोड पार करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा एक ठेले वाला रोड क्रॉस कर रहा है और उसी वक्त एक ब्लैक का तेज रफ्तार से हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकली और सीधा उस ढेले से टकरा गई। सोना तेजी से उस ठेले वाले के ओर भागी। उसने उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, बाबा आप ठीक हैं? वो बूढ़ा आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसके ठेले का सारा सामान रोड पर बिखर गया था। सबका ध्यान अब उन्हीं की तरफ था। वो ब्लैक का ठेले से टकराने की वजह से सामने कुछ दूर जाकर रुक गई थी। सोना गुस्सा करते हुए उस गाड़ी की ओर बढ़ी और गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोली, ओ मिस्टर, कार से बाहर आओ। क्या आप रोड पर चल रहे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो जो इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे? अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। सोना बिना रुके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और ऊपर से नीचे तक काले रंग का कपड़ा पहने हुए एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। सोना ने उसे पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो कल रात आईसीयू में उससे मिला था, जिसे उसने पानी पिलाया था, जिसके बारे में सोना अब तक भूल चुकी थी। सोना के सामने खड़ा वो शख्स उसे अपनी काली गहरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सोना ने सोचते हुए मन में कहा, एस ही अ रोबोट?
सोना अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, What do you want from me? सोना उससे दूर हट गई और उसे देखते हुए मन में बोली, Why does his aura feels intimidating? कल रात जिस तरह वो उसके सामने कमजोर था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही डोमिनेटिंग लग रहा था। सोना खुद को संभालते हुए बोली, You should say sorry to him, mister. अंश ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए इम्पेशेंटली कहा, What? सोना ने कहा, लगता है आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। हमने कहा आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। अंश ने ये सुना और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई पागल हो। जल्द ही उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लड़की तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? सोना ने आज लाइट ब्लू चूड़ीदार सूट पहना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें, मेकअप के नाम पर होठों पर सिर्फ लिप ग्लॉस, माथे पर काली बिंदी और दोनों हाथों में कुछ चूड़ियां थी। कानों में छोटे छोटे झुमके थे और उसके काले लंबे बाल गूंथे हुए थे। इस वक्त सोना बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो अंश रायजादा है ना? तभी दूसरे ने कहा, अब तो ये लड़की गई काम से। सभी उन दोनों को घेर के खड़े थे। अंश के बॉडीगार्ड्स भी वहां आ गए थे। एक बॉडीगार्ड सोना की तरफ बढ़ने लगा तो अंश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसे अपने सामने खड़ी इस नीली आंखों वाली लड़की से वही खुशबू महसूस हो रही थी जो उस दुपट्टे से आ रही थी। अंश अपनी सोच में गुम था कि तभी सोना की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, हमें नहीं पता आप कौन हैं, बस हम इतना जानते हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है, इसलिए आपको सॉरी कहना चाहिए। सोना के अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ रही थी। वो अपने सामने खड़े ग्रीक गॉड जैसे दिखने वाले आदमी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अंश ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसने अपनी अकड़ में कहा, मैं शिवांश सिंह रायजादा हूँ जिसने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा और तुम चाहती हो मैं इस दो कौड़ी के इंसान से माफी मांगूं। तभी ठेले वाला सोना के पास आया और बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए धीरे से बोला, बेटा रहने दो ना, हमारी ही गलती थी, क्यों बात को बढ़ाना। ये सुनकर सोना बोली, नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं बल्कि इस आदमी की है, तो सॉरी भी इन्हें ही कहना चाहिए। ये सुनकर ठेले वाला चुपचाप खड़ा हो गया। सोना ने अंश से एक बार फिर से कहा, लुक मिस्टर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जानने में, इसलिए आप हमारा और अपना वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से इनसे सॉरी कहिए और इन्हें इनके नुकसान की भरपाई करके जाइए, यहाँ से जाने दीजिए। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? अंश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आज तक किसी ने भी उससे इतनी बदतमीजी से बात करने की जुर्रत नहीं की थी और इस लड़की ने आज 4 लोगों के सामने 2 बार उसे भला बुरा सुना दिया था। अंश ने गुस्से से कहा, तुम मुझे समझा रही हो? मुझे? अंश रायजादा को? सोना ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और उसे घूरते हुए बोली, जी हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी कहना चाहिए, इतना बेसिक मैनर तो पता ही होगा आपको। सोना की बातें अंश के गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही थी। से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में सोना की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सॉरी सुनना है तुम्हें? इतना कहकर वो सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। क्या होगा अंश के इस कदम का अंजाम? क्या होगा सोना का रिएक्शन? क्या है कबीर की सच्चाई? क्यों वो किसी भी हाल में सोना को वापस बुलाना चाहता है? आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय फर्स्ट मैरिज कहानी पर।